हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा लिबरलाइजेशन। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, यानी कि 1991 का जो रिफॉर्म आया था हमारा, उसमें कैसे कैसे बदलाव किए गए, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल था, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न पे हम लोग वर्क कर रहे थे और उसमें कैसे चीजों पे कंट्रोल किया हुआ था सरकार के द्वारा। तो यानी कि एक तो सरकार का कंट्रोल अब खत्म हो जाएगा और दूसरा लिबरलाइज हो जाएंगी सारी चीजें, मतलब कोई भी अपनी कंपनी को अपने हिसाब से चला सकता है, ना तो कोई प्रोडक्शन का इंटरफेरेंस ना प्राइस का इंटरफेरेंस। पहले क्या था कि लाइसेंस राज तो था ही था, साथ ही साथ सरकार का पूरा इंटरफेरेंस था उन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसके चलते हुए प्रोडक्शन प्राइसिंग ऐसी चीजों में काम वर्कआउट नहीं होता। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर आप चला रहे हो और उसमें पूरा सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि नहीं, प्रोडक्शन भी आपको हमारे हिसाब से करनी है, प्राइस भी आपको हमारी तरफ से सेट करना है, तो वो प्राइवेट सेक्टर कहाँ रहा? तो वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेगा। प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेगा तो ना तो वो पैसा कमा पाएगा, ना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये बैरियर्स के चलते हुए दिख रहा था कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रोल था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, इनकम ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारी चीजें जो है कंट्री की रुकी हुई थी। उस इकोनॉमी को खोलना जरूरी था। तो लास्ट वीडियो तक ये सारी चीजें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ बताई थी। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे हुआ था। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल कुछ चीजें होंगी इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, पर मैं उनको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है ना। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो आ गया, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिबरलाइजेशन के बारे में बात करूंगा कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, लिबरलाइजेशन में क्या क्या फिर चीजें हुई जो बुक के अकॉर्डिंगली। तो देखो, लिबरल का मतलब क्या होता है कि सिंपल और आसान भाषा में कहूं तो देखो, लिबरलिज्म जो था वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, जो बताता है कि सोसाइटी को कहां लेके जाना है, हमें फ्रीडम की तरफ। सोसाइटी में आजादी होनी चाहिए कुछ भी करने की, लिबरल है, सब कुछ ओपन है, कोई कुछ भी कर सकता है, किसी तरह की रोकथाम नहीं है उसके इंसान के ऊपर, उसी को हम लिबरल कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या रोकथाम नहीं है, क्या क्या चीजों की जो बैरियर्स थे, जो रोक टोक थी, वो कैसे खत्म की गई, वो इकोनॉमी में अब हम यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो, तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जिसमें आपको दिख रहे होंगे। पहला आ रहा है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। दूसरा है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, उसके बाद है टैक्स रिफॉर्म, फिर है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और फिर है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, जितनी भी डिटेल मैंने आपने देखा होगा, टॉपिक्स काफी बड़े हैं, मैंने इसको कंपाइल करके एक वीडियो में बनाया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, थ्योरी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक पॉइंट कह क्या रहा है मैं उसको समझाऊंगा ज्यादा, फिर थ्योरेटिकल पार्ट है वो बुक से आप कवर अप कर लेना, ठीक है ना। तो ये बात मैं अक्सर आप लोगों को वीडियो में कहता हूं कि थ्योरी ज्यादा ना लिख के मैं मेन टॉपिक पे आता हूं, ताकि आप मेरे पॉइंट को समझने के बाद इजीली आप लोगों को इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो लिबरलाइजेशन में जो स्टेप था पहला जो लिया गया, वो था पहला डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, डीरेगुलेशन। अब कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। देखो, ऐसा नहीं था कि लाइसेंस राज एकदम खत्म हो जाएगा। देखो, आज भी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो सरकार से परमिशन तो लेनी पड़ती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये लाइसेंस राज वाला वो सिस्टम नहीं था कि अब सरकार के दफ्तर के धक्के खाने, मतलब आज के जमाने में आप सोच के देखो, अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, अगर आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो इतना टफ टास्क नहीं रहा है। अब आप इजीली, अगर आपके पास पैसा है तो आपको लैंड इजीली मिल जाएगी, आपको मशीनरीज अवेलेबल हैं, सरकारी दफ्तरों से आपके सारे कागज फॉर्मेलिटी इजीली हो जाती है। थोड़ा टफ होता है लेकिन उतना नहीं था जो उस जमाने में था, और जिसके चलते हुए फिर क्या है, आप इजीली अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हो, ठीक है। फिर उसके आपके ऊपर है आप अपने बिजनेस को किस लेवल पे चलाओगे, ठीक है ना। तो वही था कि लाइसेंसिंग अबॉलिश एक्सक्लूड, मतलब लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, लेकिन यहां पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन पे कंट्रोल सरकार का रहेगा, जैसे कि अल्कोहल की बात करूं, सिगरेट इंडस्ट्री की बात करूं, हैजार्डियस केमिकल्स, यानी कोई भी हार्ड केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हो गया हमारा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, ये कुछ खास ऐसी चीजें थी जिनका सरकार पे होल्ड रहा था और आज भी है। तो चलो, वो तो ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हो गई, ऐसी चीजों का हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते, ठीक है। और हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई, एरोप्लेन जहां पे बनते हैं, या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल दवाइयां हो गई, उन पर सरकार का कंट्रोल होना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं। ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है ना, तो उस पर सरकार का कंट्रोल है, बाकी चीजों को प्राइवेट कर दिया। जैसे मान लीजिए मार्कर है, कपड़ा है, जूता है, खाने का सामान है, उनमें उतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी, तो उन पे सबको एकदम लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाया जाता था वो बस कुछ सिलेक्टेड सेक्टर रह गए, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो सरकार के पास थे, बाकी सब कुछ प्राइवेट कर दिया था कि जाओ अपनी प्राइवेट कंपनीज खोलो और उनको रन करो,
ठीक है ना। तो पहला पॉइंट था हमारा डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी उनकी रेगुलेशंस को खत्म कर दिया था और अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को अपने अपने हिसाब से चला सकते हैं। यहाँ पे ना तो कोई प्रोडक्शन का इंटरफेयर रहेगा, ना प्राइसिंग का इंटरफेयर रहेगा। पहले क्या होता था कि सरकार ही उनका प्राइस सेट करके देगी, सरकार की परमिशन के बिना आप फालतू का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब आप ऐसा कंट्रोल करके रखोगे, मान लो मार्केट में इस मार्कर की डिमांड है 1 लाख और सरकार की तरफ से परमिशन है कि आप 50,000 से ज्यादा इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अब सोचो सरकार की परमिशन लेने जाऊंगा मैं पहले या फिर प्रोडक्शन के लिए करूंगा, तो होगा क्या, 50,000 का लॉस ही तो हो रहा है वो मेरा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो मार्केट में जब ऐसे हर तरीके से लोग अपनी प्रोडक्शन को बनाना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, हर जगह इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में, सप्लाई जनरेट होगी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यही होता है इसके बाद, ठीक है ना। तो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो पहला मैंने पॉइंट बताया लिबरलाइजेशन में। दूसरा आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म यानी कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इंश्योरेंस, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट थे इन सब के ऊपर जो रोकथाम थी। पहले क्या था कि देखो आज भी अगर मैं बात करूं, अब जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो उस जमाने में क्या था, बैंकों का रेगुलेटर कौन हुआ करता था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस जमाने में भी था और आज भी है। लेकिन उस जमाने में क्या था कि जो बाकी के कमर्शियल बैंक्स थे वो आरबीआई के अंडर काम कर रहे थे, तो वो आरबीआई की परमिशन के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते थे, ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, ना ही कहीं पैसा लगा सकते थे, ठीक है। आरबीआई क्या था, आरबीआई एक रेगुलेटर था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर। जैसे सरकार का होल्ड था सारी इंडस्ट्रीज पे, ठीक उसी तरीके से आरबीआई का भी होल्ड था बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स पे। आरबीआई की परमिशन के बिना कोई बैंक अपना कोई काम ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा था कि क्योंकि देखो बैंक भी एक बहुत अच्छा सेक्टर होता है पैसे को सर्कुलेट करना इकोनॉमी में। बैंक के पास जो पैसा आता है वो सिर्फ बैंक के पास नहीं रहता, वो मल्टीपल सेक्टर्स में पब्लिक की काफी सारी योजनाओं में लगाया जाता है, सरकारी योजनाएं, प्राइवेट योजनाएं, लोन हो गया। तो पहले क्या था कि आरबीआई का कंट्रोल था इन चीजों के ऊपर। और उसके अलावा जब ये चीजें होती हैं, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि फॉरेन बैंक्स को खोलने की परमिशन मिल जाती है यहाँ पे। यानी कि अब जैसे क्या है कि ओपन इकोनॉमी हो गई है ना, अब तो क्या है कि कोई भी आके इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, तो बाहर से इंटरनेशनल बैंक्स आके यहाँ पे सेटअप किए जाने लग गए, ठीक है। तो इसके चलते ये सारी चीजें बदलती है और फॉरेन फंडिंग मिलने लग गई हमारी कंट्री को। फिर उसके बाद फॉरेन बैंक से अब क्या था कि भाई देखो कंट्री है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, पॉवर्टी है, चीप लेबर यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, तो बाहर की कंट्रीज आके यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, कोई अपने बैंक सेटअप कर रहा है, जिससे फिर क्या होगा, पैसा हम ही लोगों को भी फायदा होगा और उनको तो होगा ही होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है फिर हमारा टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हमारे देश में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जो बुक में दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है, इनकम पे, यानी कि हम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं। अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करूं तो वो कॉर्पोरेट टैक्स देता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए मार्कर हो गया, कोई मोबाइल फोन हो गया, कोई कपड़ा हो गया, तो हम जो भी चीज खरीदते हैं ना वो हमारा टैक्स इंक्लूड करके होता है, उसमें हम लोग सेल्स टैक्स बोलते थे उस जमाने में, ठीक है। अब जैसे आजकल जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले मल्टीपल तरह के टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, ठीक है, इस तरीके के टैक्स लगाए गए। तो सरकार ने देखा कि यार टैक्स हम लोग बहुत ज्यादा हाई ले रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी वही था, टैक्स ले रहे थे। टैक्स ज्यादा लेने की वजह से लोग खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि इंसान की इनकम ज्यादा से ज्यादा टैक्स में चली जा रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपए है और 100 रुपए में से आपके टैक्स जा रहा है 50 रुपए या 60 रुपए, या चलिए 35-40 रुपए भी मान लीजिए, तो आपका एक अच्छा खासा हिस्सा तो आपका इनकम टैक्स में चला जाएगा। तो आप खर्च क्या करेंगे, आप सोचिए आपका वहीं से टैक्स जो है कम हो जाए, 10 रुपए 15 रुपए टैक्स हो जाए 100 रुपए में से, तो फिर आपका 10-15 रुपए तो बचेगा ना टैक्स का जो पहले जा रहा था। तो वो क्या होगा, फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे इधर उधर मार्केट में। जब सेविंग बढ़ती है फिर वो इकोनॉमी में खर्च किया जाता है, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूम करेगी, ठीक है ना। तो सरकार ने ये रूल लाया कि टैक्स रिफॉर्म लाया गया, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था उसको कम कर दिया गया। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो सबसे हाई होता है बिजनेस क्लास पे जो लगाया जाता है, जो इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें भी कुछ रिलीफ किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में थोड़ा एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो पूरे सर्कल होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, उसको मेंटेन किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को तो ओपन कर दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हमें ये जो बढ़ावा देना है पूरे ट्रेड को, कैसे दिया जाएगा, उसके लिए हमने क्या करा, डी वैल्यू इंडियन रूपी। डी वैल्यू इंडियन रूपी का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो उसका जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो है हमारा डॉलर, ठीक है, डॉलर में ही एक्सचेंज होता है। तो अब हमारे जो
इंडियन रुपीज की वैल्यू है वो डॉलर से काउंट की जाएगी। जैसे कि हमारा जो रुपीज है उसका प्राइस को कैसे सेट किया जाए, जैसे आज के जमाने में डॉलर का क्या दाम है, अगर हम लोग बात करें तो $1 हम लोगों को, अगर हमें $1 खरीदना है तो उसके लिए हमें 83 रुपीज देनी पड़ती है। तो ये हमारे रुपी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रुपी की वैल्यू को गिरा देंगे यहाँ पे हम लोग, और इसको गिरा देंगे, यानी कि डॉलर और महंगा हम लोग इसको कर देंगे। इसमें क्या होगा कि फिर डॉलर महंगा हो जाएगा हमारे लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब डॉलर महंगा होगा तो जब दिखेगा कि हमारे देश की जो डिवैल्यूएशन है, जो वैल्यू गिर गई है, बाकी बाहर वाले देशों के लिए फिर क्या होगा, वो फायदेमंद होगा। जब हमारी वैल्यू गिरेगी तो सस्ता होगा ना रुपीस, तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से प्रोडक्ट के दाम खरीदेंगे। जब किसी भी चीज का दाम गिरेगा, मान लीजिए मार्कर है, इसका दाम गिर गया, वैल्यू गिर गई, 20 रुपए की जगह अब ये 15 रुपए का मिल रहा है, वैल्यू गिर गई, उनके अकॉर्डिंगली 20 रुपए का है, तो वो वैल्यू उनको कम लगेगी क्योंकि उनके लिए डॉलर बढ़ गया रेट। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, उसकी वजह से फिर ये होगा कि वो उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जब किसी भी इकोनॉमी में उसकी जो करेंसी की वैल्यू गिरती है तो चीजें सस्ती हो जाएंगी बाहर वालों के लिए, तो फिर क्या होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इसी के चलते हुए फिर एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, फॉरेन रिजर्व हमारे पास भी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमी को बदला गया, जिसमें बोला गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में, ठीक है। और अगला आता है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था, यानी कि हमारा का क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो इंपोर्ट पे हमारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि क्वांटिटी जो है सिलेक्टिव क्वांटिटी, मैंने पढ़ाया था ना एक वीडियो में, टैरिफ और कोटा के बारे में बताया था। टैरिफ क्या होता है, यानी कि जो भी इंपोर्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा, और कोटा यानी कि कुछ क्वांटिटी पे ही आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो वो सारी चीजें खत्म कर दी गई, ठीक है ना। इंपोर्ट खत्म कर दिया गया, रिडक्शन ऑफ टैरिफ और इंपोर्ट लाइसेंस, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एकदम बढ़ावा दे दिया गया, यानी कि क्लोज इकोनॉमी से कंप्लीटली ओपन इकोनॉमी, यानी कि सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शन होगी पर उतनी नहीं होगी कि एकदम ही उस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 90% के अराउंड सरकार की मतलब जो फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी वो रहेंगी, बाकी सारी की सारी जो बैरियर्स थे, यानी कि जितने भी पॉइंट्स मैंने भी आप लोगों को बताया ना, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करूं, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, टैक्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, इन पे सरकार का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अब लोग इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, और इस तरीके से लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी लेकर आए थे 1991 के रिफॉर्म में, इस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये सारा चीजें अच्छे से कवर कर दी, पांचों पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर दिया। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपनी अगली वीडियो में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों वीडियोस को कवर अप करूंगा मैं अलग अलग टॉपिक के साथ, और ये था मेरा टॉपिक। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो वो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।